नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बयान। तैयारियां अंतिम चरण में, परिवहन से जुड़े लोगों और सुझावों को किया जा रहा शामिल। कुंभ 2027 को लेकर सीएम धामी ने 34 प्रोजेक्ट किए लॉन्च। कहा, भव्य और सुव्यवस्थित होगा आयोजन। हरिद्वार को मिलेगा स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर होगा जश्न। संगठन ने कार्यक्रमों की तैयार की रूपरेखा। 7 मार्च को हरिद्वार और 22 को गढ़वाल में जनसभा प्रस्तावित। हरिद्वार में अपहरण की कोशिश। 2 साल की बच्ची का अपहरण। ऋषिकेश चौक के पास छोड़कर हुए फरार। पुलिस ने किया परिजनों के सुपुर्द। और देहरादून में आज से 1 मार्च तक दिव्य कला मेला। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 100 दिव्यांग कारीगर कलाकार लेंगे हिस्सा। 26 फरवरी को विशेष रोजगार मेला। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू होने वाले इस बजट सत्र की तैयारियों को लेकर समीक्षा हुई है। सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सत्र को सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने को कहा गया है। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि इस बार यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यात्रा संचालन से जुड़े तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय व्यापारियों, परिवहन से जुड़े लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के सुझावों को भी शामिल किया जा रहा, ताकि व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर मजबूत बन सके। चार धाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी तो अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चार धाम यात्रा के लिए हम जब चार धाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चार धाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है। अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे। गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने सीसीआर भवन पहुंचकर कुंभ मेले से जुड़े विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कुंभ 2027 को भव्य और दिव्य बनाने के उद्देश्य से चल रहे निर्माण कार्यों, घाटों के विस्तार, पार्किंग, यातायात योजना और सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा हुई है। मुख्यमंत्री अधिकारियों से सीधा फीडबैक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नजर आए।
इधर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर संगठन ने प्रदेश भर में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्टी अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभाएं और जनसंपर्क अभियान चलाएगी। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार ने 4 साल सफलतापूर्वक पूरे किए। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 7 मार्च को हरिद्वार में और 22 को गढ़वाल मंडल में बड़ी सभाएं प्रस्तावित हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार सफलतम रूप से 4 वर्ष पूर्ण करने जा रही है और हम इस 4 वर्ष को जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुँचे ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इसी के निमित्त हमारी सरकार ने जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाए हैं उस कार्यक्रम के माध्यम से भी अनेकों कार्यों का निस्तारण हो रहा है और जब सरकार 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी है तो उसके लिए एक हरिद्वार में 7 मार्च को एक हमारी बड़ी सभा वहाँ पर प्रस्तावित है। ऐसे ही 22 मार्च को भी हम लोग एक गढ़वाल मंडल के एक स्थान पर एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। विकासनगर के एक निजी होटल में प्रधान संगठन की अहम बैठक आयोजित हुई जिसमें नई जिला कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया है। इस बैठक में सहसपुर, विकासनगर, कालसी और चक्राता ब्लॉक के अध्यक्षों के साथ बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत बनाने और पंचायत स्तर पर बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। शुभम मल्ल को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। चरण सिंह चौहान और समता जोशी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। भरत सिंह तोमर को जिला प्रवक्ता और आनंद सिंह चौहान को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मीडिया प्रभारी के रूप में आशीष बिष्ट और रवि तोमर को मनोनीत किया गया, जबकि अजय पैन्यूली को सचिव और वीरेंद्र सिंह को सह सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देते हुए रजनी देवी को महामंत्री महिला और सुरेश उनियाल को महामंत्री पुरुष बनाया गया है। लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपने जिले के प्रधान संघ की कार्यकारिणी के गठन के लिए, जिसमें कि हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष ब्लॉक कालसी से चरण सिंह जी उपस्थित हैं और हमारे चक्राता से आनंद सिंह जी उपस्थित हैं प्रधान संघ के अध्यक्ष, और हमारे विकासनगर ब्लॉक से हमारे भरत सिंह जी उपस्थित हैं ब्लॉक संगठन के जो अध्यक्ष हैं ब्लॉक से। तो इन सबका समर्थन मुझे रहा है और निर्विरोध जो है यहाँ पर जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई है। मेरा नाम शुभम मल, मैं ग्राम प्रधान दुधई से निर्विरोध जिलाध्यक्ष पद पर क्या बोलते हैं प्रधान संगठन देहरादून चुना गया। इन सभी हमारे जो ग्राम प्रधान संगठन के जो विकास खंड के अध्यक्ष हैं उन्होंने सर्वसम्मति से हमारे सहसपुर विकास खंड के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री शुभम मल जी, इनको सर्वसम्मति से आज जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और इसी जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है। इसमें हमारे अन्य जो ग्राम प्रधान साथी हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी। इस वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में कुल 2,15,252 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते शिक्षा विभाग और बोर्ड प्रशासन के द्वारा परीक्षा को नकल विहीन और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई। सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पहले ही जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए ताकि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो सके। बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार हाई स्कूल में 1,12,266 और इंटरमीडिएट में 1,02,986 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। हरिद्वार के तुलसी चौक इलाके में फुटपाथ पर सो रहे परिवार के बीच से 2 साल की बच्ची के रहस्यमयी अपहरण से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पुलिस ने रात भर सघन जांच और सीसीटीवी खंगालने की कार्रवाई की। पुलिस दबाव बढ़ने पर अपहरणकर्ता बच्ची को ऋषिकुल चौक के पास छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस ने मासूम को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। घाट के पास में सोई थी और जब ये सुबह उठती है तो उसने देखा कि इसकी 2 साल की बच्ची नहीं है, तो पुलिस को सूचना दी गई। तो चूंकि गंभीर प्रकरण था ये, तो इसमें तत्काल 5 टीमें गठित की गई। एएसटीयू, जिसको हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल होती है हमारी, इसके बाद सीआईयू और की टीमें, और जो हमारे सिटी क्षेत्र के मोबाइल हैं इनको एक्टिवेट किया गया। विशेषकर हमारा उद्देश्य था बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की चेकिंग करना और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते देखना। तो इसमें पास में एक दूसरा बाबा भी वहाँ पे सोता है, तो उस बाबा ने भी बताया, वो काफ़ी सुबह उठ जाता है। उसने बोला जब मैं उठा तब भी ये बच्ची वहाँ नहीं थी। तो इसमें लगभग 50 के आसपास सीसीटीवी कैमरे पुलिस द्वारा 3 घंटे अंदर देखे गए, जिसमें एक युवक उसको देवपुरा चौक से ऋषिकुल बस अड्डे की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दिया और लगातार चेकिंग करी जा रही थी। तो हमें बच्ची सकुशल जो है ऋषिकुल से बरामद हो। जीआरपी हरिद्वार ने कप्तान अरुणा भारती के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल करते हुए शातिर जहर खुरान नीटू को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी बुजुर्ग और अकेली महिलाओं को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करता था और उनके आभूषण और नकदी चोरी कर फरार हो जाता था। वहीं लगभग 800 सीसीटीवी फुटेज खंगालने और सघन जांच के बाद आरोपी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास से दबोचा गया है। उसके पास से नशीली गोलियां, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त कपड़े बरामद हुए। कप्तान अरुणा भारती ने टीम को 2500 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन जीआरपी थाने पर एक जहर खुरान का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें घटनाक्रम यूं था कि एक महिला बेहोश हालत में टिकट घर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे मिली थी। उसको 108 के माध्यम से पुलिस ने जब अस्पताल पहुंचाया, वहां पर मेमो प्राप्त होता है कि वो कुछ नशे के हालत में है और संभवतः जहर खुरान का शिकार है। पुलिस वहां पर गई, उसको होश आने के बाद उससे बातचीत की गई। बातचीत में उसके द्वारा बताया गया कि एक मोटे काला नाटा कद का आदमी उससे बातचीत करता रहा, उसके साथ एक बच्चा भी था और बातचीत के दौरान उसने पूरा घरेलू एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। उसकी बातों में आकर के उसने चाय पी ली। उसने वही चाय अपनी बेटी को भी पिलाई और खुद भी पी। संभवतः उसी चाय में उसको कुछ दे गया, मादक पदार्थ दिया गया होगा। बेहोशी के बाद उसने जब अपने को अस्पताल में पाया तो 16 से 22 मार्च 2026 तक ऋषिकेश में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक प्रतीक जैन ने जानकारी दी और बताया कि वर्ष 2026 में निगम एक और महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 16 मार्च से 22 मार्च 2026 तक इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तिथियां पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं। – 2026 वर्ष की अगर बात करें तो एक और अच्छा काम है जो हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल प्लान्ड है और 16 मार्च से 22 मार्च 2026 को ऑलरेडी डेट्स फिक्स की जा चुकी हैं। और हमारा ऋषिकेश में GMVN का जो फैसिलिटी है गंगा रिजॉर्ट, एक बहुत ही अच्छी जगह है और वहीं पे गंगा रिजॉर्ट के सामने जो पूरा घाट क्षेत्र है उस जगह पे हम लोग ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में अच्छे योग गुरुओं को, योगाचार्य को हम लोग बुलाएं और वहाँ पे जो योगा एंथुजियास्ट हैं, योग सीखने के इच्छुक हैं सभी लोग, उनको हम लोग योगा की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकें और योगा का एक अच्छा एक्सपोजर दे सकें। हम सबको पता है कि उत्तराखंड राज्य पूरे विश्व में हमारी एक पहचान है योग की तपोभूमि को लेकर। तो उस पहचान को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र में भी हमारा उत्तराखंड राज्य का और विकास करने के लिए और ज़्यादा योग के जो इच्छुक टूरिस्ट हैं उनको हमारे देश में, हमारे ऋषिकेश क्षेत्र में आमंत्रित करने के लिए इस तरह के योगा फेस्टिवल समय समय पर कराना बहुत आवश्यक है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस योगा फेस्टिवल के माध्यम से भी हम लोग वो मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड सर्कुलेट कर सकें।
रुड़की में दिल्ली रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब होटल पैसिफिक के पास चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। घटना की सूचना शुक्रवार शाम करीब 7 बजे फायर स्टेशन रुड़की को दी गई, जिसके बाद 2 फायर इंजन तुरंत मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और कुछ ही देर में आग पर काबू पाया है। उनकी सूझबूझ से कार के पेट्रोल टैंक को फटने से बचा लिया गया, जिससे संभावित बड़ा विस्फोट टल गया। हालांकि आग के वाहन के टायर, सीटें, वायरिंग, इंजन और कार में रखा सामान पूरे तरीके से आग की वजह से जलकर नष्ट हो गया है। इधर सूचना पर कोतवाली मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की तत्परता से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए ये स्पष्ट किया है कि डॉक्टरों की लापरवाही के मामलों में संबंधित अस्पताल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की एथिक्स कमेटी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अस्पताल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह कहा कि वर्तमान समय में बड़े अस्पताल अनेक डॉक्टरों को नियुक्त करते हैं। ऐसे में अगर किसी डॉक्टर की ओर से लापरवाही की जाती है तो अस्पताल को कानूनी कार्रवाई से मुक्त नहीं रखा जा सकता। हाईकोर्ट ने अस्पताल की अंतरिम राहत याचिका खारिज करते हुए 4 सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च 2026 को की जाएगी। देहरादून शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से एसएसपी देहरादून ने शुक्रवार को घंटाघर, देहरादून, पलटन बाजार और आसपास के क्षेत्रों का पैदल भ्रमण कर पुलिस और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मुख्य बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने को कहा है। एसएसपी ने सभी क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को पीक आवर्स के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करने को कहा। साथ ही शाम के समय नियमित पैदल गश्त सुनिश्चित करके नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। मुख्य बाजारों और फुटपाथ पर अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान चलाने और बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने को भी कहा है। देहरादून में 21 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक दिव्य कला मेला का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस मेले का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जबकि इसकी नोडल एजेंसी राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम है। ये 9 दिवसीय मेला हर रोज सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक आम जनता के लिए निःशुल्क खुला रहेगा। मेले में देश के लगभग 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी हिस्सा लेंगे। यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम, कढ़ाई कार्य, होम डेकोर, स्टेशनरी, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, पैकेज्ड और ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री समेत विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित और विक्रय के लिए उपलब्ध रहने वाले हैं। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर कोतवाली के बरहैनी वन क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटान के दौरान वन विभाग की टीम पर फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल 12 बोर की बंदूक बरामद कर ली गई। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
प्रातः लगभग 5:45 बजे ग्राम अस्कोट संपर्क मार्केट थी। उसी दौरान 5 मोटरसाइकिल इनको दिखी और इनको जब रोकने की कोशिश की गई तो उसमें जो खैर की लकड़ी थी वो गिर गई और बाइक असंतुलित होकर मोटर मार्ग पे गिर गई। तो उस दौरान ये वन विभाग के कर्मचारी जब मोटरसाइकिल के पास पहुंचे तो दलजीत सिंह उर्फ डल्लू जो है उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वन विभाग की टीम पे जान के नेत से मारने के उद्देश्य से फायरिंग किया, जिसमें कोतवाली बाजपुर में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हमारे एसपी काशीपुर के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया था। इसमें जगह जगह दबिश दी गई है और इसमें एक व्यक्ति को दलजीत सिंह उर्फ डल्लू जिनकी उम्र 27 साल है, इनको हरसान के पास से अरेस्ट किया गया है। बरहनी क्षेत्र से इनको पकड़ा गया है और इन्होंने घटना का स्वीकार करते हुए बंदूक को जंगल में छिपाए रखने की सूचना दी। इस आधार पर बंदूक को भी 12 बोर बंदूक को भी बरामद किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।